नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं वेदों के बारे में जानेंगे। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने जाना था दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियों के बारे में जाना था, ऋग्वेदिक कालीन देवताओं के बारे में जाना था, और ऋग्वेद में जो है किन शब्दों का कितनी बार वर्णन जो है मिलता है। जिस प्रकार इंद्र देवता का जो है ऋग्वेद में 250 बार जो है वर्णन मिलता है, पिता का दोस्तों 335 बार मिलता है, माता का 234 बार। इस प्रकार जो हमने बहुत सारे शब्दों का वर्णन जाना था कि ऋग्वेद में जो है कितनी बार इनका जो है वर्णन किया गया है। और फिर हमने जाना था उपनिषदों के बारे में, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, इन सभी के बारे में जो है हमने कल की क्लास में डिस्कस जो है किया था। लेकिन आज की क्लास की यदि बात करते हैं तो आज की क्लास में हम वेदों के बारे में जानेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है। यानी कुल मिलाकर आज की क्लास में हम जो है ऋग्वेद को जो है समाप्त कर लेंगे, और कल की क्लास में जो है हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल की। जो है कल की हमारी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आज की क्लास में जो है ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल को जो है समाप्त करने की ओर जो है बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं वेद के बारे में, यानी आज की जो है हमारी ऋग्वेदिक काल की जो है तीसरी क्लास है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर ऋग्वेदिक काल की जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में जो है हम ऋग्वेद के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे कि ऋग्वेद में जो है कितने वेद हैं, सॉरी दोस्तों कितने मंडल हैं, और कौन कौन से मंडल में किसके बारे में जो है चर्चा की गई, इन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे वेद। तो वेदों की यदि बात की जाए तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों। वेदों की यदि संख्या की बात की जाए तो वेदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं। वेदों की संख्या है दोस्तों 4। और ये 4 वेद कौन कौन से हैं, तो इनकी यदि बात करते हैं तो ये 4 वेद कौन कौन से यहाँ पर लिखेंगे। 4 वेद है। सबसे पहला आता है दोस्तों ऋग्वेद, जो कि पूर्व वैदिक काल में जो है इसको पढ़ा जाता है, और इसीलिए जो है पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो लिखेंगे ऋग्वेद। दूसरे की यदि बात करते हैं दोस्तों सामवेद। सामवेद। तीसरा कौन सा है दोस्तों, यजुर्वेद। यजुर्वेद। और चौथा दोस्तों कौन सा है, अथर्ववेद। और ये जो है इन चारों में जो है सबसे नया वेद जो है इसको माना जाता है। याद रखें दोस्तों, ये 4 वेद हैं। अब जिनकी यदि बात की जाए तो ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल में पढ़ा जाता है, पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद को पढ़ा जाता है। यदि इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों को जो है उत्तर वैदिक काल में जो है पढ़ा जाता है, उत्तर वैदिक काल में जो है पढ़ा जाता है। अब आपको ये भी पता लग गया होगा इन चारों वेदों में से जो है कौन सा वेद किस काल में पढ़ा जाता है। और ये तीन बात की जाए तो ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल में पढ़ा जाता है, और ये तीनों वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद जो है उत्तर वैदिक काल में जो है इनको पढ़ा जाएगा। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराने वेद की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। याद रखेंगे सबसे पुराना वेद की यदि बात की जाए तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे पुराना वेद है। और इसकी यदि बात की जाए तो इसमें मंडल कितने हैं, इसमें सूक्त कितने हैं, इसमें ऋचा या मंत्र कितने हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद में मंडलों की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद में दोस्तों मंडलों की संख्या है 10। याद रखेंगे, यानी संख्या कितनी है मंडलों के, 10 मंडल हैं, इनकी संख्या है। और यदि सूक्त की बात की जाए, सूक्त कितने हैं, तो 1028 जो है सूक्त हैं। और यदि ऋचाएँ या मंत्र की यदि बात की जाए तो कितने हैं, तो 10,462, 10,532 और 10,580। 10,580। तो दोस्तों ये तीनों अलग अलग जो है अलग अलग किताबों में जो अलग अलग जो है दिए होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है, सबसे ज़्यादा माना जाता है 10,532 को जो है माना जाता है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा माना जाता है 10,532 को।
अब ये तीनों मैंने इसलिए लिखवाए हैं ताकि आप जो है कन्फ्यूज नहीं होए, क्योंकि अलग अलग किताबों में जो है ये अलग अलग जो है दिया होता है, याद रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जो ऋग्वेद है इसमें शब्दों की यदि संख्या की बात की जाए, यानी ऋग्वेद में लगभग कितने शब्द हैं, तो ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद में लगभग दोस्तों 1.5 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं? शब्दों की यदि बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख शब्द हैं, याद रखें दोस्तों, लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। किस में है? ये है ऋग्वेद में, याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र को जो है किसने लिखा था? विश्वामित्र जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे तीसरा मंडल। तीसरा मंडल जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में जो है चर्चा की गई है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखें दोस्तों, सूर्य देवता को समर्पित है। लेखक की यदि बात की जाए महर्षि विश्वामित्र, लिखेंगे विश्वामित्र, याद रखें दोस्तों। तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। लेखक की यदि बात की जाए तो विश्वामित्र के द्वारा जो है लिखा गया है दोस्तों तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र। अब बात आती है दोस्तों सातवें मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है। सातवें मंडल की यदि हम बात करते हैं तो सातवें मंडल में जो है दोस्तों दशराज्य युद्ध के वर्णन जो है मिलता है, जो कि हमने पिछली क्लास में ही जाना था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे और इन्हीं आर्यों के बीच और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच जो है एक युद्ध हुआ था, जिसको जो है दशराज्य युद्ध का नाम जो है दिया गया है। यानी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि आर्यों के राजा सुदास और वर्सेस भारत के 10 भारतीय राजा, इन्हीं के बीच जो है एक युद्ध हुआ था, जिसको जो है दशराज्य युद्ध का नाम दिया गया था। और इसमें राजा सुदास की जो है जीत हुई थी और 10 भारतीय राजाओं की जो है हार हुई थी। तो इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था? दशराज्य युद्ध का नाम जो है दिया गया था। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद के सातवें मंडल में जो है दशराज्य युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आप सातवां मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा मिलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। याद रखें दोस्तों 10 राज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद के सातवें मंडल में। किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये युद्ध, लिखेंगे किस नदी किनारे जो है लड़ा गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए रावी या परुष्णी नदी, याद रखेंगे रावी या परुष्णी, याद रखें दोस्तों रावी या परुष्णी नदी। यानी प्राचीन काल में जो है रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जो है जाना जाता था और वर्तमान में जो है रावी नदी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये युद्ध जो है किन दो पक्षों के बीच हुआ था, तो यदि इसकी बात की जाए तो ये युद्ध हुआ था दो पक्षों के बीच। लिखेंगे यहाँ पर किस किस के बीच, किस किस के बीच लड़ा गया था। तो ये युद्ध जो है किस किस के बीच लड़ा गया था, लिखेंगे यहाँ पर राजा सुदास वर्सेज 10 भारतीय राजा, 10 भारतीय राजा, इनके बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और यदि इसमें जीत की बात ही तो राजा सुदास की जो है जीत हुई थी और 10 भारतीय राजाओं की जो है हार हुई थी। याद रखेंगे किसकी हार हुई थी, इसमें 10 भारतीय राजाओं की जो है हार हुई थी। और इसी में जो है ऋषि वशिष्ठ ने जो है 10 भारतीय राजाओं का जो है साथ दिया था। याद रखें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दशराज्य युद्ध में जो है ऋषि वशिष्ठ ने किसका साथ दिया था, राजा सुदास का या 10 भारतीय राजाओं का। तो आपको पता होना चाहिए ऋषि वशिष्ठ ने जो है 10 भारतीय राजाओं का जो है साथ दिया था। याद रखेंगे ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, किस नदी के किनारे पर? रावी या परुष्णी नदी के किनारे पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। किन किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? राजा सुदास के बीच,
जो कि राजा सुदास कौन था, आर्यों का शक्तिशाली राजा था, और वर्सेस 10 भारतीय राजा थे जिनकी जो है हार हुई थी, और इनका साथ दिया था ऋषि वशिष्ठ ने। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें हस्तलिखित रचना की जो है चर्चा की गई, जिनको खिल जो है कहा जाता है। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। 8वें मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, लिखेंगे हस्तलिखित रचना जिन्हें खिल कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित रचना यानी जो हाथ के द्वारा रचना लिखी गई थी उनके बारे में जो है चर्चा की गई, और जिन्हें जो है खिल जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जिन्हें खिल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों ऋग्वेद का जो चौथा मंडल था इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, ऋग्वेद के चौथे मंडल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, और इसमें बात की गई है प्रेथो बेनियो पुरुष के बारे में जो है पता चलता है। यानी ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है प्रेथो बेनियो द्वारा एक व्यक्ति था जिसके बारे में हमें यहाँ से पता लगता है। अब ये प्रेथो बेनियो जो है एक व्यक्ति था, इसका काम क्या था, तो ये भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर था। याद रखें दोस्तों, इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, तो इसके बारे में हमें ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है पता लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चौथे मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है या किसके बारे में पता लगता है, कृषि या एग्रीकल्चर के बारे में जो है हमें यहाँ से पता लगता है। और साथ ही ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है प्रेथ्यू बेनियो पुरुष के बारे में जो है पता लगता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रेथ्यू बेनियो पुरुष के बारे में पता चलता है। ये प्रेथ्यू बेनियो कौन था दोस्तों, भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। लिखेंगे भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। याद रखें दोस्तों, यानी ऋग्वेद के चौथे मंडल की यदि बात की जाए तो यहाँ से कृषि या एग्रीकल्चर के बारे में जो है पता लगता है, और यहाँ से जो है प्रेथ्यू बेनियो पुरुष के बारे में जो है पता लगता है, जो कि भारत का पहला कृषि इंजीनियर था। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए जो है मैंने आपको ये कराया है। अब बात आती है दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल की। ऋग्वेद के 9वें मंडल की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में पता चलता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल से जो है सोम देवता के बारे में जो है पता लगता है। किसके बारे में, सोम देवता के बारे में जो है पता लगता है, लिखेंगे। और इन्हीं सोम देवता का जो है ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिलता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में जो है सोम देवता का 144 बार जो है वर्णन किया गया था। याद रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है किसके बारे में वर्णन मिलता है, तो सोम देवता के बारे में। यहाँ पर लिखेंगे सोम देवता के बारे में पता लगता है। याद रखें दोस्तों, सोम देवता के बारे में जो है कहाँ से पता लगता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल से जो है सोम देवता के बारे में जो है पता लगता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, लिखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इन सभी मंडलों में। तो यहाँ से जो है 4 वर्णों के बारे में पता लगता है। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी चारों वर्णों के बारे में जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता लगता है। और जाति व्यवस्था जो है यहाँ पर कर्म के आधार पर थी, और इनके कर्तव्य जो है यानी इनके कर्तव्य धर्मसूत्र में जो है बताए गए हैं। याद रखें दोस्तों, अब इनके कर्तव्य क्या हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देने का, क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करने का, वैश्य का व्यापार करने का, और शूद्र का जो है इन तीनों की सेवा करने का काम जो है होता था, यानी हाथ का कारीगर होता था या शूद्र। याद रखेंगे। जो ये इनके कर्तव्य हैं ये कहाँ पर बताए गए हैं, तो धर्म सूत्र में जो है इनके कर्तव्यों को जो है बताया गया है। जाति व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी दोस्तों, ये थी दोस्तों कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। और जन्म के आधार पर जो है किस काल में होगी, तो उत्तर वैदिक काल में जो है ये जाति व्यवस्था जो है ये जन्म के आधार पर जो है कर दी जाती है।
चातुर्वर्ण व्यवस्था भी जो है इसको कहा जाता है। जाति व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था या चार वर्णों के बारे में कहाँ से पता लगता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है पता लगता है। और ये चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है ये पुरुष सूक्त में जो है पता लगता है, याद रखेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे गए हैं, तो इनको लिखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है चार वर्णों के बारे में पता लगता है। ये चार वर्ण कौन कौन से हैं? यदि चार वर्णों की यदि बात की जाए तो लिखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य के बाद आते हैं दोस्तों शूद्र। इन चार वर्णों के बारे में जो है बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इन चारों लिखेंगे यहाँ पर, इनके कर्तव्य जो है धर्मसूत्र में जो है बताए गए हैं। लिखेंगे यहाँ पर इनके कर्तव्य धर्मसूत्र में बताए गए हैं, याद रखें दोस्तों। यानी इनके जो काम या धर्म कर्तव्य हैं, तो इनके जो कर्तव्य हैं ये कहाँ पर बताए गए हैं? तो धर्मसूत्र में जो है इनको बताया गया है। यहाँ पर लिखेंगे जाति व्यवस्था या चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त से, याद रखें दोस्तों। यानी जो ये जाति व्यवस्था या चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, ये जो है किस आधार पर थी? तो कर्म के आधार पर थी। ये कर्म के आधार पर थी पूर्व वैदिक काल में। और इसको जन्म के आधार पर किस काल में किया जाता है? जन्म के आधार पर जो है ये उत्तर वैदिक काल में जो है हो जाती है, याद रखेंगे। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल की यदि बात की जाए, यहाँ पर जो है चार वर्णों के बारे में बताया गया है। चार वर्ण है दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके कर्तव्य जो है धर्मसूत्र में बताए गए हैं। जाति व्यवस्था भी जो है पूछा जाता है। जाति व्यवस्था ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है ये पुरुष सूक्त में है, याद रखें दोस्तों। ये जो है पुरुष सूक्त में है, याद रखेंगे। अब बात आती है जो ऋग्वेद है, इसको पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है होत्र या होता जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको होत्र या होता जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति की यदि बात की जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको होत्र या होता जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। होत्र या होता जो है कहा जाता है। और प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है? यानी प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। ये अभी मैंने आपको बताया था। यानी चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है प्रथम बार ये शब्द कहाँ पर मिला है? पुरुष सूक्त में जो है मिला है। तो ये इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो पुरुष सूक्त में जो है मिलता है। कहाँ पे? पुरुष सूक्त में जो है मिलता है, याद रखें दोस्तों। यानी प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है? पुरुष सूक्त में जो है मिलता है। और पुरूर्वा व उर्वशी का संवाद का वर्णन जो है कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? पुरूर्वा और उर्वशी का संवाद का वर्णन जो है कहाँ पर मिलता है? तो ये भी जो है कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में जो है मिलता है। लिखेंगे यहाँ पर पुरूर्वा की यदि बात की जाए, यहाँ पर पुरूर्वा व उर्वशी का संवाद का वर्णन, याद रखें दोस्तों। पुरूर्वा व उर्वशी के संवाद का वर्णन भी जो है यहीं से जो है मिलता है। और ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋग्वेद का उपवेद। अब ये उपवेद क्या होता है? यानी जब ऋग्वेद को जो है आसान करके जो है लिखा गया था, तो उसी को जो है ऋग्वेद का जो है उपवेद जो है कहा जाता है।
ऋग्वेद का उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद, लेकिन सुश्रुत के अनुसार जो है ये आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। यानी सुश्रुत ने जो है आयुर्वेद को किसका उपवेद माना था? अथर्ववेद का जो उपवेद कहा है, याद रखेंगे। लेकिन आयुर्वेद उपवेद किसका है? ऋग्वेद का है। और सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद का है, याद रखें दोस्तों किसका है? अथर्ववेद का है। तो यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद की यदि बात की जाए तो आयुर्वेद, आयुर्वेद याद रखें तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। लेकिन यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार यदि बात की जाए, सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद का है, याद रखें तो अथर्ववेद का उपवेद है, याद रखें तो अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, याद रखेंगे। अब ऋग्वेद में जो है रचना, याद रखें दोस्तों ऋग्वेद की रचना पूर्ववैदिक काल में जो है शुरू हुई थी। और इसको यानी अभी आप बात हुई थी कि ऋग्वेद काल के बारे में जो है किस काल में जो है पढ़ा गया था, यानी ऋग्वेद को जो है किस काल में पढ़ा गया था, तो ऋग्वेद को जो है पूर्ववैदिक काल में जो है पढ़ा गया था। लेकिन ये समाप्त कब हुआ था? तो इसको पूरा करने में उत्तर वैदिक काल का जो है समय लगा था, याद रखें दोस्तों। यानी ऋग्वेद की जो रचना है वह पूर्व वैदिक काल में जो है शुरू हुई थी, लेकिन ये पूरा कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में जो है पूरा हुआ था, याद रखेंगे। कब पूरा हुआ था? उत्तर वैदिक काल में जो है ये पूरा हुआ था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको भी जो है लिख लेते हैं। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में शुरू हुई और ये पूरा कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में जो है पूरा हुआ था, याद रखें। तो उत्तर वैदिक काल में जो है पूरा हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल में जो है पूरा हुआ था। अब यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि लोहे की खोज जो है किस काल में हुई थी, तो लोहे की खोज जो है पूर्व वैदिक काल में जो है हो गई थी। लेकिन इसका प्रयोग जो है कब हुआ था? तो इसका प्रयोग हुआ था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग हुआ था, याद रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर नोट करके जो है यहाँ पर लिखेंगे लोहा, इसकी खोज जो है हो गई थी, खोज हो गई थी। प्रयोग उत्तर वैदिक काल में जो है हुआ था, याद रखें दोस्तों। इसका प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में जो है हुआ था। अब इसके साक्ष्य जो है कहाँ से मिले थे? साक्ष्य यानी एविडेंस की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से मिले थे? अतरंजी, अतरंजी खेड़ा, एटा यूपी में जो है इसके साक्ष्य जो है मिले थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास का नोट्स और PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दी हुई है, ताकि आप सभी तक जो है हमारा वीडियो का कंटेंट यानी नोट और PDF जो है पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।